सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मेगा स्टार पर। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज हम मैथ में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम यानी मैसएप हैं और लेसएप हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। बीस और 50 का एचसीएफ व एलसीएम बताओ या ज्ञात करो। पहला टाइप का प्रश्न बनता है इसमें 20 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें एचसीएफ कौन सी संख्या होगी और एलसीएम कौन सी संख्या होगी। तो एचसीएफ के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी में कॉमन होनी चाहिए, यानी जो सभी पदों में होनी चाहिए। 2 पद है तो दोनों में होनी चाहिए, 3 पद है तो तीनों में होनी चाहिए। पहली शर्त सभी में होनी चाहिए, यानी सभी पदों में वो होनी चाहिए, ऐसी संख्या को शामिल करेंगे। नंबर 2, दूसरी शर्त है कि कम से कम यानी छोटी से छोटी घात हम लेते हैं, छोटी से छोटी घात लेंगे और ऐसी संख्या को शामिल करेंगे जो दोनों पदों में हो, और यदि 3 संख्याएँ हैं तो तीनों पदों में होनी चाहिए। इसके बाद एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम में सभी संख्याओं को शामिल करेंगे। पहले पद में है, दूसरे में नहीं है तो भी लेंगे, साथ साथ बड़ी से बड़ी घात लेंगे। तो एचसीएफ के लिए छोटी से छोटी घात ध्यान रखनी है हमें, एचसीएफ के लिए छोटी घात, एलसीएम के लिए बड़ी घात लेनी है। एलसीएम में प्रत्येक संख्या को शामिल किया जाता है, जबकि एचसीएफ में केवल उन्हीं संख्या को शामिल किया जाता है जो सभी में कॉमन होती हैं। छोटी घात एचसीएफ, बड़ी घात एलसीएम, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो या एलसीएम ज्ञात करना हो, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जितनी भी संख्या दे रखी है, 2 संख्याएं हैं तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 संख्याएं हैं तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद एचसीएफ बता देंगे और एलसीएम भी बता देंगे। इस प्रकार के प्रश्न में कई बार ऐसे पूछा जाता है, अकेला एचसीएफ भी पूछ सकता है और अकेला एलसीएम भी पूछ सकता है, या दोनों भी ज्ञात करवा सकता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे दोनों ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे वो यहाँ पे हम लिख देंगे और ये रब कार्य में करेंगे, कहीं भी अलग से करेंगे हम 20 के अभाज्य गुणनखंड। ये रब कार्य होगा हमारा और जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगी वो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार, फिर 2 का चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अभाज्य गुणनखंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं का भाग देना है इसमें। जैसे सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा तो 3 का नहीं जाता है तो 5 का देंगे डायरेक्ट, 4 का देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्याएँ जिनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, यानी जिसके टुकड़े करना संभव नहीं हो, तो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का देंगे, 3 के बाद 4 का देने की हमें ज़रूरत नहीं है, 5 का देंगे, 5 के बाद 7 का देंगे, 7 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का, 13 के बाद 17 का, 17 के बाद 23 का। इस तरह से हम भाग देंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे भाग देते हैं। तो इसमें 2 का भाग जा रहा था, 20 में 10 बार गया, फिर 2 का चला गया 5 बार, अब 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 गुणा 5। अब हमें एक काम और करना है, इसको घात के रूप में यदि लिख सकते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो
ये 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात हो गई 2, यानी 2 की पावर 2, 5 की घात 1, यानी 5 अकेला है तो 5 की घात 1 लिख दो या सिर्फ 5 लिख दो। तो ये काम हो गया हमारा, बेस के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, और दूसरी संख्या कौन सी है, 50, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 50 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, किसके, 50 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो उसी तरह से जिस तरह से हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए थे उसी प्रकार 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये भी हम रफ कार्य में करेंगे। सबसे पहले किसका जाएगा, इसमें 2 का जा रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, इस तरह से हम भाग देंगे। तो सबसे पहले 2 का यदि जा रहा है तो देंगे, तो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 25 बार जाएगा। अब इसमें 3 का जाएगा नहीं, किसका देंगे, 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 का जाएगा इसमें 1 बार। तो यहाँ पे ये 50 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 5, इसको भी घात के रूप में लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात कितनी, 2। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और अब इसके बता देंगे हम HCF और LCM। HCF और LCM हम बता देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले HCF और HCF के लिए हमने देखा कि HCF वह संख्या होती है जो दोनों पदों में होनी चाहिए, दोनों व्यंजकों में होनी चाहिए। साथ साथ हम छोटी से छोटी घात लेते हैं, यानी ऐसी संख्या को शामिल करेंगे जो दोनों में होगी, और छोटी से छोटी घात लेंगे, यानी छोटी से छोटी पावर हम लेते हैं। ये HCF की शर्त है। तो HCF बनेगा हमारा, HCF वह संख्या होती है जो सभी में हो और साथ साथ कम से कम यानी छोटी से छोटी घात हमें लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है। अब हमें क्या करना है, लेना है 2 को, क्योंकि 2 दोनों में है, दोनों संख्याओं में 2 है, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 शामिल है, इसलिए हम HCF में 2 को शामिल करेंगे, लेकिन कम से कम घात लेंगे। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो हम 2 को लेंगे, लेकिन कितनी बार, 1 बार, कम से कम बार लेते हैं तो कम से कम 1 बार है, ठीक है। उसके बाद और संख्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 इसमें भी है, तो 5 को भी लेंगे हम, 5 भी लेंगे। अब ये देखेंगे कि 5 को कितनी बार ले सकते हैं हम, कम से कम बार लेंगे। तो यहाँ पे 5 1 बार, यहाँ पे 5 2 बार, तो हम कितनी बार ले सकते हैं, 1 बार, क्योंकि HCF में कम से कम बार लेते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा HCF हो जाएगा कितना, 10। ये HCF हो गया। HCF के लिए क्या करते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों में होनी चाहिए, 3 संख्याएँ हैं तो तीनों के गुणनखंड में होनी चाहिए, और साथ साथ कम से कम घात यानी छोटी से छोटी घात हमें लेनी है, कम से कम बार लेना है, कहने का मतलब है ना। अब देखते हैं हम LCM में एक शर्त ध्यान रखनी है तुम्हें। LCM में क्या करना है, हमें सभी संख्याओं को शामिल करना है, यानी कोई संख्या छोड़नी नहीं है। पहले पद में है, दूसरे में नहीं है, पहली संख्या के गुणनखंड में है, दूसरी में नहीं है, या तीसरी में नहीं है, तो लेंगे। सभी संख्याओं को शामिल करना जरूरी है, और बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। सभी संख्या शामिल होगी इसमें, और बड़ी से बड़ी घात यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार लेंगे और सभी संख्याओं को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले 2 की बात करें, 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ज़्यादा बार लेंगे। 2 को कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणा 2। अब 5 की बात करते हैं, 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो LCM में ज़्यादा बार लेते हैं, तो कितनी बार लेंगे, 5 को हम 2 बार, तो 5 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, और 50 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100। तो इसका मतलब HCF हमारा बना 10 और LCM हमारा हो गया कितना, 100। तो इस तरह से हम HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। HCF अकेला HCF भी पूछा जा सकता है, अकेला LCM भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम 2 संख्याएँ तो दोनों के गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद HCF और LCM जो भी पूछा जाता है बता देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2,
40 और 150 के HCF व LCM बताओ। उसी प्रकार का प्रश्न है, उसी तरह से हल होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं के, उसके बाद देखेंगे HCF कितना है और LCM कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 40 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 40 के अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड हमें रब कार्य में करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये रब कार्य का काम है तो यहाँ पे अलग से करेंगे। 40 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 इस तरह से। तो सबसे पहले हम 2 का देंगे, यदि जा रहा है तो 2 का जाता है इसमें कितनी बार, 20 बार। फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार, 10 बार। और फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 5 बार। और 5 का जाएगा इसमें 1 बार। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 की कितनी घात हो गई, 3। 2 को घात के रूप में लिख देंगे, यानी 2 की घात 3। 5 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, घात के रूप में और लिख देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, 50 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 50 के नहीं, सॉरी 150 के। 150 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो इसी प्रकार से देखो, सबसे पहले इसमें 2 का देंगे, जाएगा कितनी बार, 75 बार। अब इसमें 3 का जाएगा कितनी बार, 25 बार। अब इसमें 5 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। तो ये 150 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और इसको भी घात के रूप में लिखेंगे। 2 1 बार है, 3 भी 1 बार है, और यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार। तो इसको इस तरह से गुणनखंड करेंगे और घात के रूप में लिख देंगे। और ये हमारा जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, ये रब कार्य है, इसको कहीं भी अलग से करना है। और अब हमें बताना है HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF में हम कौन सी संख्या शामिल करते हैं, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में होनी चाहिए, और छोटी से छोटी घात लेते हैं, यानी कम से कम बार लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 की बात करें, 2 यहाँ पे है और 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब 2 को हम ले सकते हैं। अब कम से कम बार लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार। तो इसका मतलब हम 2 को लेंगे कितनी बार, 1 बार। 2 को ले लिया। उसके बाद देखो इसमें 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि 3 दोनों पदों में होनी चाहिए थी जब ही शामिल होती। तो यहाँ पे 3 को छोड़ देंगे हम। 3 HCF में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याओं के गुणनखंड में नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम 5 की बात करते हैं। 5 देखो यहाँ पे है, 5 यहाँ भी है, इसका मतलब 5 को हम शामिल करेंगे। अब ये देखेंगे 5 हमें कम से कम बार लेना है, तो 5 यहाँ पे कितनी बार, 1 बार। यहाँ पे 5 कितनी बार, 2 बार। तो हमें तो लेना है कितनी बार, कम बार। तो इसका मतलब 5 1 बार लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF। कितना हो गया, गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे HCF प्राप्त हुआ 10। और अब देखेंगे हम LCM में क्या करते हैं, सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, कोई संख्या छोड़ी नहीं जाएगी। साथ साथ बड़ी से बड़ी घात लेंगे, यानी बड़ी से बड़ी पावर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार लेंगे। तो देखो 2 से शुरू करते हैं हम। 2 यहाँ पे कितना है, 3। 2 3 बार है और 2 यहाँ पे 1 बार है, तो 2 को कितनी बार लेंगे भाई, 3 बार लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, ज़्यादा से ज़्यादा बार लेते हैं LCM में। इसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेंगे, क्योंकि LCM में सभी संख्याओं को शामिल करना ज़रूरी होता है। सभी संख्याओं को शामिल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार हम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बार लेना है 3, तो 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हुआ, 1 बार ही हुआ। तो 3 को लेंगे हम कितनी बार, 1 बार। इसके बाद देखते हैं 5। देखो यहाँ पे 5 1 बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, तो हम 5 को 2 बार लेंगे, ज़्यादा बार लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और हमारे LCM प्राप्त हो जाएंगे। तो गुणा करते हैं। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75,
75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150, 150 को 2 से गुणा करेंगे तो 300, और 300 को 2 से गुणा करेंगे तो 600। तो इसका मतलब इसके आंसर बढ़ेंगे कितने, 600। तो ये हो गए 600, और यहाँ पे एचसीएफ कितना हुआ, 10। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने इसका प्राप्त कर लिया। तो एक एग्जाम्पल तो इस प्रकार का पूछा जाता है, हमेशा इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और अब देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हों, यहाँ पे 2 संख्याओं का एग्जाम्पल हमने देखा, इसकी जगह 3 संख्याएं भी हो सकती हैं। तो उसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या के गुणनखंड कर लेंगे, दूसरी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे और तीसरी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद हम एचसीएफ के लिए तीनों में देखेंगे, ऐसी संख्या शामिल करेंगे जो तीनों के गुणनखंड में हो। और एलसीएम के लिए तो हम सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्याओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, 10, 25, 35 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। इस तरह का हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम प्रथम संख्या के अभाज्य गुणन करेंगे, दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और तीसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ में कम से कम बार संख्या यानी छोटी से छोटी घात लेनी है और ऐसी संख्या को शामिल करेंगे जो तीनों के गुणनखंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 10 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले 2 का देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का देंगे 1 बार, यानी 2 गुणा 5। ठीक, 2 गुणा 5, 2 को 5 से गुणा करेंगे, ये संख्या वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी अभाज्य गुणनखंड को हम गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है जिसके हमने गुणनखंड किए हैं। तो यहाँ पे ये 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसके बाद हम 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, यानी 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, किसका देंगे, 5 का देंगे। 5 का जाएगा 5 का 5 बार और इसमें जाएगा 1 बार, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात कितनी, 2। तो ये हो गई 5 की घात 2। एक संख्या हो रहा है 35 के अभाज्य गुणनखंड और हमें करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 35 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 35 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। देखो यहाँ पे 35 में भाग जाएगा किसका, सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, किसका देंगे, 5 का जाएगा कितनी बार, 7 बार, और इसमें 7 का ही जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणा 7, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7। अब इसको पावर के रूप में नहीं लिख सकते, घात के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 5 की घात भी 1 मानी जाएगी, 7 की घात भी 1 मानी जाएगी। और अब हम बताएंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे सामने 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं के गुणनखंड में से देखेंगे हम। एचसीएफ के लिए तीनों संख्याओं में देखेंगे ऐसी संख्या जो तीनों में हो और छोटी से छोटी यानी कम से कम बार हमें लेना है। तो सबसे पहले एचसीएफ बताएंगे इसका, एचसीएफ देखो सबसे पहले 2 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 पे है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नहीं है, छोड़ देंगे 2 को, नहीं ले सकते, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों में होना चाहिए 2, तीनों में होता 2 तो मैं 2 को शामिल कर लेता, तो 2 यहाँ पे शामिल नहीं होगा। उसके बाद 5 की बात करते हैं, 5 यहाँ पे हैं, यहाँ भी 5 हैं और 5 यहाँ भी है। इसका मतलब 5 को शामिल किया जाएगा एचसीएफ में, 5 शामिल होगा। अब 5 को हम कम से कम बार लेंगे, तो देखते हैं 5 यहाँ पे कितनी बार, 1 बार,
यहाँ पे कितनी बार, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार, 1 बार, तो कम से कम कितनी बार, 1 बार, है ना। तो हम 5 को ले लेंगे 1 बार। इसके अलावा 7 की बात करते हैं। 7 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सभी में होना चाहिए था, नहीं लेंगे, 7 को भी छोड़ देंगे। तो हमारा HCF तो बनेगा 5, HCF बन गया 5। और LCM देख लेते हैं, LCM बराबर, LCM में सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, किसी संख्या को छोड़ा नहीं जाएगा, और साथ साथ बड़ी से बड़ी घात लेनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार लेना है। तो 2 की बात करते हैं, यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 को लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बार लेंगे, संख्या छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 1 बार ही है, तो 2 को लेंगे हम 1 बार। इसके बाद बात करते हैं हम 5 की। 5 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ज़्यादा बार लेना है। 5 को कितनी बार लेंगे, 5 को लेंगे हम 2 बार, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम, और संख्या कौन सी बची हुई है, 7 और बच रहा है, 7 भी इसमें शामिल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7, ठीक है। और इनको गुणा कर लेंगे, और इनको गुणा करने से हमारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो गुणा करते हैं, देखो 10, 2 को 5 से गुणा कर दिया 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, और 50 को 7 से गुणा करेंगे तो 350, ठीक है। 10 को 5 से गुणा किया 50, और 50 को करेंगे 7 से गुणा यानी 0, और 5 को 7 से गुणा करने पर 35, तो ये 350। LCM हमारा हो गया 350, HCF हो गया हमारा 5। तो इस तरह से हम, अगर 3 संख्याओं का एग्जाम्पल पूछा गया है तो हम इस तरह से हल कर लेंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। नंबर 4, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 13, 17 और उसके बाद दे दें यहाँ पे 26, 13, 17, 26 का HCF व LCM बताओ। तो यहाँ पे 3 संख्या हैं, तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे HCF कितना है और LCM कितना है। तो हम सबसे पहले 13 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 13 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 13 अभाज्य संख्या है, इसमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी इसके टुकड़े करना संभव नहीं है, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 गुणा 1 यानी 13, 13 को 1 से गुणा करने पर 13 ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 13 गुणा 1। उसके बाद लिखेंगे 17, 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 17 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, इसको भी लिख देंगे 17 गुणा 1 यानी 17 में भी 17 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये 17 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद एक और संख्या बची है हमारी 26, तो यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 26 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार, और अब इसमें 13 का ही जाएगा, तो लिख सकते हैं हम 2 गुणा 13। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 13। अब इसको भी घात के रूप में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमने सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, और अब बता देंगे हम इसके HCF और LCM। तो सबसे पहले हम HCF की शर्त क्या है, ऐसी संख्या को शामिल करेंगे
जो तीनों के गुणनखंड में होनी चाहिए, यानी कॉमन होनी चाहिए, और साथ साथ कम से कम बार लेंगे। ठीक है, एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा बार लेते हैं और सभी संख्याओं को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमें कौन सी संख्या लेनी है, जो सभी में हो और छोटी से छोटी घात को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे हैं, 17 यहाँ पे हैं, 13 यहाँ पे हैं। तो जैसे 13 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका मतलब सभी में 13 नहीं है, तो 13 को नहीं ले सकते। 17 की बात करते हैं, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 17 को भी नहीं ले सकते। 2 की बात करते हैं, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 को भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ क्या लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी संख्या कॉमन के रूप में नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में एचसीएफ 1 माना जाएगा। 0 मत लिख देना। ठीक है, एचसीएफ 1 होता है। यदि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एचसीएफ लिखा जाएगा 1, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 1 तो सभी में कॉमन होता है। तो यदि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एचसीएफ कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो हो जाएगा कितना, 1। एचसीएफ बन गया 1। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा भी गया था। इस तरह से कोई भी संख्या गुणनखंड के रूप में प्राप्त नहीं हो रही थी, यानी कॉमन के रूप में नहीं आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ, बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो कॉमन कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या लिख देते हैं, 0 0 नहीं, 1 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 1। तो ठीक है, एचसीएफ हो गया। अब देख लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम में सभी संख्याओं को शामिल करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बार लेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे 13 है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार लेंगे। तो 13 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार ही है। उसके बाद बात करते हैं हम 17 की। तो यहाँ पे गुणा 17 है ना, 17 को भी ले लेंगे। 17 1 बार ही है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद एक संख्या और बच गई, कितना, 2। तो 2 को भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। और गुणा में 1 लिखना चाहें तो लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 आ गई। 13 1 बार ही था, 17 1 बार ही है ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे 13 हमने पहले ही शामिल कर लिया, यहाँ से 2 भी ले लिया। तो प्रत्येक संख्या शामिल हो गई, यानी सभी संख्याओं को शामिल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार हम लेते हैं। अब इनको